गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज क्या करवाने वाले हैं? आज एक एमसीक्यू करने वाले हैं, लेकिन उसको करने से पहले ना कुछ 6 काम की बातें तुम्हें बताने वाला हूँ। उसको ज़रा अपने जहन में रख लो, ज़िंदगी भर काम आने वाली बातें हैं, ठीक है। पहली बात, कोई भी काम करना है पहले सोच लो कि सही है कि गलत है। सही है या गलत है, ये तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या सही होता है क्या गलत होता है। वो सोचने के बाद उसको कर डालना है, फिर रुकना नहीं है। सेकंड चीज़ क्या है? सॉर्ट कर लो पहले चीज़ों को सॉर्ट कर लो और फिर उसको करना शुरू करो। तीसरा स्टेप क्या है? स्टेप बाय स्टेप करो चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप करो चीज़ों को। रैंडमली कुछ भी करना शुरू मत करो, ठीक है। स्टेप पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये, ऐसे ऐसे कर मैं करता हूँ तो जल्दी आप वो क्रिएटिव बनाओ चीज़ों को। वही 4 स्टेप है कि आप उसको क्रिएटिवली करो, ठीक है। डॉट्स नॉलेज बहुत है, आप उसको आप क्रिएटिव बनाओ। आपको थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन दैट इज़ लाइफ। आप टाइम इतना वेस्ट करते हो, आप वही काम जो आपके पास है उसको फ़न वे से करोगे तो आपको मज़ा आएगा। देखना, मेक इट इंटरेस्टिंग। 5th स्टेप वही है, उसको इंटरेस्टिंग बना दो काम को, ठीक है। आपको पढ़ना है, आप उसको इंटरेस्टिंग बना दो, फिर आपको मज़ा आएगा, उसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा आपको। और 6th है, नोटबुक्स यूज़ करना शुरू कर दो। नोटबुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, ज़िंदगी भर। तो चलो हम इन्हीं 6 पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले तो खड़े हो जाओ सारे, ये सारे खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करो बॉडी को। पूरा दिन बैठे रहते हो, स्ट्रेच करो। चलो अंगड़ाई ले लो, एक लंबी सांस लो, 5 से गिनो। 1 2 3 4 5। मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ो, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स हो गए। चलो आगे चलते हैं। एमसीक्यू देखो। बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी बागों में रहने वाली, बागों में रहती हैं, बागों में जाती होंगी। बाग मतलब गार्डन होता है। बागेश्वरी कमर, हर एक की कमर होती है। बागेश्वरी कमर ये सरनेम है। बागेश्वरी कमर इज़ वुमेन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये बजाती हैं? पहला देखो क्या है, घटम है क्या? ये घटम है, घड़ा। शहनाई है, ये है शहनाई। पखवाज है, ये है पखवाज, तबला की तरह दिख रहा है, ये मतलब पखवाज कहते हैं इसको, दोनों तरफ से बजाया जाता है इसको। संतूर है क्या? ये संतूर है। तो इसमें से ये बागेश्वरी कंवर जी हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बजाती हैं, ये आज का एमसीक्यू है, ठीक है। इसे करने से पहले हम कुछ जानते हैं कि ये कहाँ रहती हैं। कौन बताएगा ये कहाँ रहती हैं? यस, जल्दी। यस, बिल्कुल सही बोला सैम। ये रहती हैं दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ रहती हैं? सदर बाज़ार में। बिल्कुल सही बोला है सर। ये दिल्ली में सदर बाज़ार तो बता दिए। सदर बाज़ार थोड़ा दिल्ली में, थोड़ा जूम आउट करोगे सर इसको? बिल्कुल जूम आउट करेंगे। ये है, इसको हमने जूम आउट किया है। ये है सदर बाज़ार, ये रेड सर्कल के अंदर दिल्ली है। यहाँ पर देखो गाज़ियाबाद है और नीचे इसके नोएडा पड़ता है, ठीक है सर। ठीक है सर, ये सदर बाज़ार किस लिए फेमस है सर? सदर बाज़ार ये किस लिए फेमस है वो भी बताते हैं। सदर बाज़ार किस लिए फेमस है? सदर बाज़ार इंडिया का लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है फॉर डोमेस्टिक गुड्स इन एशिया में। इसमें होलसेल मार्केट है यहाँ पर, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्राउडेड प्लेस है। कॉस्मेटिक ज्वेलरी मिलती है यहाँ पर होलसेल में। कॉस्मेटिक ज्वेलरी देखो यहाँ पर, कॉस्मेटिक ज्वेलरी की शॉप दिख रही है। यस सर, राइट सर। सर इसके आसपास और क्या जगह है सब बता दो सर एक बार ज़रा प्लीज़। यस बताते हैं सर। ये देखो इसके आसपास क्या जगह है। ये है हमारा सदर बाज़ार, राइट। इसके ऊपर पड़ता है 30 हज़ारी। इसके ऊपर क्या पड़ता है? 30 हज़ारी। राइट साइड पे चांदनी चौक आ गया, लेफ्ट साइड पे करोल बाग आ गया। इसके नीचे है कनाट प्लेस, वेरी फेमस प्लेस। यहाँ पर सर गंगाराम हॉस्पिटल है। ऊपर है कश्मीरी गेट साथ में। 30 हज़ारी, उसके बाद कश्मीरी गेट। ये इसके आसपास का एरिया है दिल्ली का, ठीक है सर। ये बड़ा सुना है करोल बाग के बारे में, थोड़ा करोल बाग के बारे में बताओ ना सर। बिल्कुल बताते हैं। करोल बाग जो है बेसिकली इसमें गफ़र मार्केट बहुत फेमस है। गफ़र मार्केट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। ये देखो एशियाज़ बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो करोल बाग में है। 11,005
110005, ठीक है, यहाँ पर पिन कोड है, ठीक है। सर करोल मार्केट बारे में जान लिया हमने, गफर मार्केट के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, ठीक है। सर आगे 30 हज़ारी के बारे में बताइए कि ये क्यों फेमस है। 30 हज़ारी जो यहाँ हमें सर्कल में दिख रहे हैं, 30 हज़ारी के बारे में बताते हैं। 30 हज़ारी जो प्लेस है ना, 30 हज़ारी में 30 मतलब 30 हज़ारी मतलब 1000, तो 30,000 सिख जो थे उन्होंने डिफीट किया था मुगल्स को इन द बैटल ऑफ दिल्ली 1783 में, और उन्होंने रेड फोर्ट कैप्चर किया था, इसीलिए 30 हज़ारी फेमस वहाँ फेमस है, और इसका नाम भी वैसे ही पड़ा है। 30 हज़ारी सिख थे, 30,000 सिख थे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें। यस सर, देखिए सर ये बता दो सर, चांदनी चौक के बारे में थोड़ा बता दो फटाफट। चांदनी चौक, यस चांदनी चौक के बारे में बताते हैं, फटाफट बताते हैं। चांदनी चौक, ये देखिए फोटो देखिए चांदनी चौक के। चांदनी चौक मार्केट इज़ क्राउडेड मार्केट, इसमें बहुत सारा सामान है, देखो ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं, दूसरी शॉप्स हैं, ओके। चांदनी चौक को मून लाइट स्क्वायर भी जाना जाता है, मून लाइट स्क्वायर, कितनों को पता था ये, ओके। चांदनी चौक इज़ आल्सो नोन एज मून लाइट स्क्वायर, दिल्ली। तो दिल्ली में ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, ठीक है। इसके पास में क्या है, इसके पास में रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट है, ईस्टर्न एंड पर रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट है। किसने बनाया इसको सर, किसने बनाया सर इसको बनाया शाहजहां ने, और इसको डिज़ाइन किया था उसकी बेटी जहानारा ने। किसने, जहानारा ने, ओके राइट सर, राइट। ये देखिए ये है इसका गूगल मैप, ये है रेड फोर्ट, ये है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। ये रेड फोर्ट से यहाँ से निकलते हैं तो पूरा स्ट्रीट है एक किसका, चांदनी चौक का। चांदनी चौक पूरा एरिया जो है इस तरह से देखा जा सकता है, इसका एरिया चांदनी चौक का, ठीक है। ये देखो गूगल मैप सैटेलाइट व्यू, ये है हमारा रेड फोर्ट, ये पूरा रेड फोर्ट है, देखो रेड फोर्ट का गेट है, एंट्री के रेड फोर्ट है पूरा का पूरा, लाल किला जैसे कहते हैं। और ये इसके सामने से ये पूरा का पूरे जो एरिया डॉटेड लाइन रेड में दिख रही है ना, ये स्ट्रीट है चांदनी चौक की, ये पूरा का पूरा फेमस है, पूरा का पूरा मार्केट एरिया है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। सर इसको कितने, रेड फोर्ट को किसने बनवाया था, इसको शाहजहां ने बनवाया था बेटा। और चांदनी चौक उसकी बेटी किसने बनाया था, उसकी बेटी का नाम क्या था, जल्दी बता दो फटाफट। सर उसकी बेटी का नाम था जहानारा, जहानारा उसकी बेटी ने इस चांदनी चौक का डिज़ाइन किया था, ओके ठीक है। अच्छा सर ये बताओ सर, ये शाहजहां क्यों फेमस है सर, शाहजहां क्यों फेमस है, बता देते क्यों फेमस है। शाहजहां ने बेसिकली 4 चीज़ें बनवाई थी। एक तो रेड फोर्ट हो गया, रेड फोर्ट के साथ एक है जामी मस्जिद, ये दिल्ली के अंदर है, और 2 चीज़ें बाकी आगरा में हैं, एक है ताजमहल उसमें से, और दूसरी है वहाँ पर मोती मस्जिद, ये दोनों आसपास हैं, और ये दोनों रेड फोर्ट और जामी मस्जिद आसपास हैं, ठीक है। ताजमहल और मोती मस्जिद आसपास हैं, आगरा में है। मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्क्यू भी कहते हैं, और जामी मस्जिद और रेड फोर्ट ये दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर आसपास में है, ठीक है, समझ गए। और दूसरा है शाहजहां क्यों फेमस था, अपने पीकॉक थ्रोन के लिए भी फेमस है, ठीक है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, समझ गए। ये देखो उसकी बेटी डॉटर थी उसकी जहानारा, ठीक है। और चांदनी चौक कब बिल्ट होता है, इट वाज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी, मुगल एम्परर द इंडियन शाहजहां डिजाइंड बाय इट्स डॉटर जहानारा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ये देखो ये है रेड फोर्ट, ये है चांदनी चौक का एरिया, और ये है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद यहाँ पर है, ये है रेड फोर्ट, उसके नीचे जामा मस्जिद चांदनी चौक, आसपास है सारे के सारे एरियाज। चलो अब लेके चलते हैं तुम्हें ताजमहल, ठीक है। ये देखो गूगल मैप पर हम आ गए हैं, बस में बैठ गए हैं, चलो हम चलते हैं। 210 किलोमीटर पड़ेगा हमें दिल्ली से लेकर ताजमहल का डिस्टेंस, लगभग 3.5 घंटे, 3 घंटे 22 मिनट लगेंगे। तो चलो चलते हैं ताजमहल की तरफ। ये है गूगल मैप ताजमहल का, ये है ताजमहल, और ये ताजमहल के आगे उसका गार्डन है, ठीक है। ये सैटेलाइट व्यू है, यहाँ पर क्या दिख रही है हमें, यमुना रिवर दिख रही है, यमुना रिवर के किनारे पर ही ताजमहल स्थित है, ये ताजमहल है और ऊपर गार्डन है, ठीक है। अब चलो मोती मस्जिद चलते हैं, चलो अपनी गाड़ी उठाओ,
2.2 किलोमीटर, सिर्फ 2.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये हमारी मोती मस्जिद, ठीक है। ये है मोती मस्जिद, ये है ताजमहल हमने देखा अभी, ठीक है। ये यमुना रिवर ताजमहल है और ये हम पहुंच गए मोती मस्जिद। सर इसमें और क्या क्या जगह है मुझे आसपास बता दीजिए सर। मोती मस्जिद में, मोती मस्जिद तो है ही, इसके पास में है आगरा फोर्ट, इसके बाजू में ही आगरा फोर्ट है। फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि नगीना मस्जिद है, दीवाने आम, दीवाने खास, अंगूरी बाग, जहांगीर पैलेस। ओके सर, ओके ओके। ये देखो इसको थोड़ा जूम आउट किया है, ये मोती मस्जिद, आगरा फोर्ट दिख रहा है, ठीक है। नगीना मस्जिद दिख रही है, दीवाने आम दिख रहा है, टॉम्ब ऑफ जॉन रसल कॉल्विन दिख रहा है, और ये है ग्लास पैलेस जिसे कहते हैं शीश महल, ये बहुत फेमस है, शीश महल बहुत फेमस है। और यहाँ पर है अंगूरी बाग, लेकिन अंगूर के बाग बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, यह है शाहजहानी महल, शाहजहानी महल देखो यहाँ पर, और यह है जहांगीर पैलेस। और थोड़ा जूम आउट करेंगे तो देखो तुम्हें यहाँ पर मच्छी भवन भी दिखेगा, शाही हमाम दिखेगा, हमाम मतलब जहाँ पर नहाते थे, दीवाने आम और यहाँ पर दीवाने खास, ठीक है। और यह है शीश महल, हमारा शीश महल बीच में है, यहाँ दीवाने खास है, यहाँ पर दीवाने आम है। ये है मच्छी भवन एरिया, देखो ये रेक्टेंगुलर शेप का, यहाँ पर है तख्ते जहांगीर, ठीक है। और ये टॉम्ब ऑफ जॉन रसल कॉल्विन। ओके डन है। ये देखो शीश महल देख लो कैसा है, कैसा बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। शीश महल के पत्थर के ऊपर क्या लिखा हो जान लो, कब बना था, एडी 1631 to 40, एडी और बीसी की हमने बातें की थी। एनो डोमिनी कहते हैं, इसका मतलब जीसस क्राइस्ट के आने के बाद के समय को एडी चल रहा है हमारा, अभी भी एडी ही है, जैसे कि 2023 एडी लगाते नहीं अलग बात है, ठीक है, लेकिन एडी ही है। तो किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। और ये समर पैलेस था उसका, समर गर्मियों में यहाँ पर आता था, गर्मियों में यहाँ पर आता था, यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है। और इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है ग्लास मोज़ेक वर्क डन ऑन इट्स वॉल एंड सीलिंग्स। दीज ग्लास पीसेस हैव अ हाई मिरर क्वालिटी। शीश महल मतलब शीशे की तरह मिररिंग हो जाती है, मतलब हमें दिखती है चीज़ें। विच ग्लिटर्ड एंड ट्विंकल लिटिल स्टार, ग्लिटर चमकती है, शाइन करती है, ट्विंकलिंग करती है इन 1000 वेज इन सेमी डार्क इंटीरियर, सेमी डार्क इंटीरियर है तभी चमकती हैं, जैसे कि रात को तारे चमकते हैं वैसे। और ये ग्लास कहाँ से इंपोर्ट किया था, हलेब ऑफ सीरिया, सीरिया में जगह है हलेब, वहाँ से इसको इंपोर्ट किया गया था, समझे। ओके सर, ये हलेब के बारे में थोड़ा बता दो सर। बिल्कुल बताते हैं। हलेब को आज की डेट में एलेप्पो नाम है, इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। पहले इसको हलेब कहते थे और इसका मतलब बेसिकली मिल्क से लेना देना है। यहाँ पर वाइट मार्बल्स मिलते हैं, ये देखो पूरे के पूरे घर वाइट दिख रहे हैं, वाइट मार्बल्स मिलते हैं, इसीलिए वहाँ से इसको इंपोर्ट किया गया था। ये देखो विकीपीडिया से देख लो, मॉडर्न डे इंग्लिश स्पीकिंग कॉमनली रेफर टू सिटी एज एलेप्पो, ठीक है। ओरिजिनल एंशिएंट नेम इज हलाब, ठीक है। बेसिकली किस लिए फेमस है, आयरन और कॉपर के लिए फेमस है। और साथ में यहाँ क्या मिलता है, वाइट कलर्ड मिक्स्ड विद ब्लैक, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। और यहाँ पर वाइट मार्बल मिलता है, क्या मिलता है, वाइट मार्बल फाउंड इन एलेप्पो, या फिर एलेप्पो मतलब हलाब जो आज की डेट में है, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात है यहाँ पर, अब्राहम मिल्क्ड हिज शीप देयर टू फीड द पुअर। अब अब्राहम कौन था, ये दिस इज नॉट अब्राहम लिंकन, वो यूएसए के थे। ये है अब्राहम, अब्राहम के बारे में भी जानते हैं। ये है अब्राहम, अब्राहम कौन है, अब्राहम एक हेब्रियो पेट्रियार्च थे, इज द कॉमन हेब्रियो पेट्रियार्च। अब बोलोगे हेब्रियो क्या होता है, पेट्रियार्च क्या होता है, इसके बारे में बता देते हैं। हेब्रियो क्या होते थे, हेब्रियो पीपल एक्चुअली वो थे जो कि सेमिटिक स्पीकिंग इजराइली लोग थे, जो सेमिटिक लैंग्वेज बोलते थे, उन्हें हेब्रियो बोला जाता था बेसिकली, वो हेब्रियो पीपल थे, ठीक है। और पेट्रियार्च क्या होता है, पेट्रियार्च होता है एक कबीले का सरदार कह लो, या फैमिली का हेड जो होता है उसको पेट्रियार्च कहते हैं, देखो। तो हेड थे वो उन कबीलों के जो कि हेब्रियो पीपल थे, ठीक है। हेब्रियो कौन, जो कि सेमिटिक लैंग्वेज स्पीक करते थे, इजराइली लोग थे, सेमिटिक स्पीकिंग इजराइली जो थे वो थे हेब्रियो पीपल, ठीक है। तो वो उनके
उन कबीलों के वो क्या थे, सरदार थे। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, तो समझ गए हम। लेकिन सर ये सेमिटिक स्पीकिंग इजरायली थे, ये और कौन कौन जगहों पे रहते थे, कहाँ थे, कौन है ये सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो ना। ओके ठीक है, बताते हैं वो भी। ये देखो, ये वो लोग थे सेमिटिक स्पीकिंग पीपल जो कि लेवांट में रहते थे, मेसोपोटामिया में रहते थे, या फिर अरेबियन पेनिनसुला में रहते थे, या और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में रहते थे। कब रहते थे? 3rd मिलेनियम बीसी में रहते थे, अंटिल द एंड ऑफ एंटीक्विटी। अब वो लोग एंटीक्विटी क्या होता है, 3rd मिलेनियम बीसी क्या होता है, लेवांट क्या होता है, इन सब के बारे में एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ फटाफट। ये देखो, ये है लेवांट, विकीपीडिया से लिया है। ये जो एरिया ग्रीन में दिख रहा है ना, ये लेवांट का एरिया है। अब वो लोग ये मैप थोड़ा सा पढ़ना सीखो। ये है हमारा एरिया, ये हमारा एरिया क्या क्या आएगा इसके अंदर, इज़राइल आएगा, जॉर्डन आएगा, लेबनान आएगा, पेलेस्टीन आएगा, सीरिया आएगा। ठीक है, हम सीरिया की बातें करते हैं, सीरिया से हमने वाइट मार्बल इंपोर्ट किया था। ठीक है, तो सीरिया आएगा, टर्की आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और साथ में क्या क्या आएगा, ये तो सारे ये वाले एरियाज आ गए। ठीक है, यहाँ पर ये सारे आ गए, ग्रीस आ गए, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ग्रीस दिख रहा है, यहाँ पर टर्की है, ये सारे एरियाज मुझे दिख रहे हैं। और साथ में क्या क्या आएगा, ये अफ्रीका के भी 2 पार्ट आ गए। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया, लैंड ब्रिज बिटवीन द अफ्रीका एंड यूरेशिया। ये देखो, ये ब्रिज की तरह दिख रहा है, ब्रिज की तरह दिख रहा है, तो ये आ गया अफ्रीका का ये वाला पार्ट, और ये साथ में आ गया यूरेशिया। पहले यूरोप और एशिया मिलके क्या कहते थे, यूरेशिया कहते थे। यूरोप और एशिया मिलके कहता था यूरेशिया। तो अफ्रीका और यूरेशिया को जो ज्वाइन करने वाला ब्रिज कहते थे इसको, किसको, लेवांट। ओके ठीक है सर, राइट समझ गए सर। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दो सर। ओके दिखाता हूँ, ये देखो, इसको जूम करके ये सारे एरियाज इसके अंदर आ गए। कल हमने बात किया था, ये इटली है, देखो इटली का शो है, ग्रेट शो, और ये है हमारा ग्रीस। ठीक है, तो ये पार्ट पूरे आ गए, सीरिया आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सऊदी अरेबिया आ गया, येमेन, ओमान आ गया, ये आ गया हमारा, कौन सा आ गया, ये हमारा इजिप्ट आ गया। सर इन्हें दिए, इसको गूगल मैप में बता दो सर एक बार। बिल्कुल बताते हैं, गूगल मैप में देख लो। ये देखो गूगल मैप में क्या क्या है, ये इजिप्ट है, ये लीबिया है। ठीक है, ये इज़राइल है यहाँ पर, ये उसके ऊपर लेबनान आ गया, ये एरिया आ गया इराक का, ये एरिया किसका आ गया, इराक का आ गया। इराक के आगे ईरान नहीं है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ बस। इराक के राइट साइड पे ईरान है, इराक के नीचे सऊदी अरेबिया है, येमेन है, और यहाँ पर ओमान है। ये एरियाज नहीं जो मैंने मार्क किए हैं येलो कलर से, वो है। इराक आ गया, उसके ऊपर सीरिया आ गया, ये है सीरिया। ठीक है, ये आ गया टर्की आ गया, और यहाँ पर इस्तंबुल आ गया, ग्रीस आ गया। हमने देखा कि ये सारे के सारे एरियाज जो थे सेमिटिक लैंग्वेज स्पीकिंग एरियाज हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो ग्रीस, इस्तांबुल, टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, इजिप्ट, लीबिया और इराक, यहाँ तक ये सारे के सारे इराक तक घिरे हुए हैं। और ये रेड कलर में दिख रही हैं, ये 2 रिवर्स हैं हमारी। ठीक है, ओके सर, 2 रिवर के बारे में बता रहे हो सर। ये कौन कौन सी रिवर हैं सर? ये पर्शियन गल्फ से निकल रही हैं बेटा। एक है इसमें से टिग्रिस और एक है यूफ्रेट्स। टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स हैं, और इनके बीच में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली थी। सर बता दो सर, टिग्रिस के बारे में बता दो थोड़ा। बिल्कुल बताएंगे। इसकी लोकेशन देख लो ज़रा गूगल मैप पर, टिग्रिस रिवर की। ये देखो, पर्शियन गल्फ में जाके ये फाइनली गिरती है पर्शियन गल्फ में, यहाँ से उद्गम होता है इसका, यहाँ से निकलती हैं ये। और ये इसकी लोकेशन है, ये देखो गूगल मैप में जूम करके देख लो कैसे दिखती है ये सीरिया है। देखो ये अपना सैटेलाइट व्यू है, पूरा का पूरा रेगिस्तान के बीच में। ये सभ्यता जन्मेंगी कैसे? ये नदी के किनारे ही जमी थी, 2 नदियों के बीच में। ये दूसरा पार्ट दिख रहा है, ये यूफ्रेट्स का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यूफ्रेट्स रिवर है, और ये टिग्रिस रिवर है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इन दोनों के बीच में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरी की पूरी फली फूली थी। ठीक है, यहाँ पर सीरिया, लेबनान है, इराक है, ये पूरा का पूरा राइट साइड पे ईरान है। एक्चुअली ईरान में ये जस्ट अ पार्ट, यहाँ पर कहीं पार्ट इसका मिलता है। ये जो बॉर्डर दिख रहा है वाइट कलर का, ये वाइट कलर का बॉर्डर है, ये इसके इस तरफ ईरान आ जाता है। ठीक है, ईरान जो है भारत से लगभग आधा एरिया है, इतना एरिया है ईरान का भी। ये सारे के सारे
ऑयल रिजर्व्स हैं कंट्रीज़ में, इसीलिए इतने रिच कंट्रीज़ हैं। तो ये आ गया हमारा टिग्रिस, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर है इसकी लंबाई? 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर। ओ माय गॉड, 2000 किलोमीटर से 100 किलोमीटर कम है टिग्रिस रिवर, ठीक है। सर यूफ्रेट्स के बारे में बता दो, आप बता रहे थे यूफ्रेट्स, अभी बता देते हैं। यूफ्रेट्स ये रहो, ये गूगल मैप पे यूफ्रेट्स देख लो। यूफ्रेट्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक है। ये देखो, इसका सैटेलाइट व्यू देख लो, कितने किलोमीटर लंबी है? 2800 किलोमीटर लंबी है। टिग्रिस कितनी थी? 1900 किलोमीटर। ये कितनी है? 2800 किलोमीटर। ओह माय गॉड, यस, वो है 1900 किलोमीटर और ये है 2800 किलोमीटर। यूफ्रेट्स ज़्यादा बड़ी है। यस, यूफ्रेट्स ज़्यादा बड़ी है डेफिनेटली। ये लो, टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बारे में जानकारी ले लो। ये दोनों रिवर्स इस मैप पे देख सकते हो, पैरेलल आपस में चलती हैं। लार्ज रिवर सिस्टम है वेस्टर्न एशिया में। डिस्चार्ज कहाँ करती हैं? पर्शियन गल्फ में। ये है पर्शियन गल्फ, हमारे यहाँ पर डिस्चार्ज करती हैं वाटर को, पैरेलल चलती हैं आपस में, ठीक है। ये देखो मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेसिकली मेसोपोटामिया का मतलब ही क्या होता है? बिटवीन रिवर्स। ग्रीक में इसका मतलब होता है मेसोपोटामिया का बिटवीन रिवर्स। बिटवीन रिवर्स को ही मेसोपोटामिया कहते हैं। बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें दिमाग में घुस जाए। तुम्हारे आए हो दुनिया में तो नॉलेज लेकर जाना है, जान लो, सब कुछ जान लो दुनिया के बारे में। तो यहाँ पर देखो लिखा नीचे, इतने बड़े बड़े डेजर्ट के बीच में ये दोनों रिवर, मेसोपोटामिया जो की सभ्यता के लोग थे, दे रिलाइड अपॉन दिस रिवर्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। इसमें से ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स भी हैं, ठीक है। ये देखो एक और फोटो देख लो यूफ्रेट्स रिवर के बारे में, गूगल से सैटेलाइट व्यू से निकाली है, जूम आउट करके देखो इसके आसपास की पूरी सभ्यता फैली हुई है, ठीक है। वहाँ चले गए हम, ये है, इसके आसपास ही पूरे के पूरे लोग सेटल्ड हैं। ये देखो इन दोनों का कंपैरिजन है साथ साइड बाय साइड। ये राइट साइड पर है टिग्रिस रिवर, लेफ्ट साइड पर है हमारी यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है। ये देखो ये जो निकल रहा है ये है टिग्रिस रिवर, आपस में चल रही हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ को ये सर्व करती हैं रिवर्स? तो बेसिकली 4 कंट्रीज़ यहाँ लिखी हैं, टर्की, सीरिया, इराक एंड ईरान। कौन कौन सी हैं? टर्की, सीरिया, ईरान एंड इराक एंड ईरान। एक्चुअली ईरान का तो थोड़ा सा ही हल्का सा, जहाँ पर ये मर्ज करती है ना ये पर्शियन गल्फ में, वहाँ पर थोड़ा सा इसका पार्ट आता है। अदरवाइज़ 3 ही कंट्रीज़ हैं, इराक, सीरिया और टर्की। ये देखो इस मैप में देखो, ये है हमारा टर्की, ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये है हमारा सीरिया, और ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला बॉर्डर जो है ये है हमारा इराक, और इस तरफ है ईरान। तो ये ईरान में तो जस्ट यहाँ डिस्चार्ज फाइनली जब मिलता है ना पर्शियन गल्फ में, तो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा पार्ट है। अदरवाइज़ बेसिकली तो ये आपका टर्की, ये वाला एरिया टर्की है, ये सीरिया है और ये वाला हमारा इराक। तो ये 3 चीज़ें ही, 3 ही देश हैं जो कि बेसिकली इनसे बेनिफिट होते हैं। ये देखो गूगल मैप पे हमने अभी देखा है, ये है टर्की, ये है सीरिया और ये है इराक। ये वाला एरिया, ये बॉर्डर जो लगा हुआ है ये है हमारा इराक का, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखो यहाँ फिर से थोड़ा क्लैरिटी आएगा, ये है टर्की का बॉर्डर। टर्की बहुत बड़ा एरिया देश है ये भी। और यहाँ पर ये देखो सीरिया, ठीक है, और ये है हमारा इराक, और ये है हमारा ईरान। ईरान में वैसे इसमें नहीं है बेसिकली, मैंने अभी बोल दिया कि बेसिकली 3 ही कंट्रीज़ हैं, टर्की, सीरिया और इराक, जहाँ से ये 2 रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। सर ईरान के बारे में जानने में इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ ईरान के बारे में बता दो। ओके, बिल्कुल ईरान के बारे में बता देते हैं। ये रहा हमारा ईरान, ये है ईरान का फ्लैग, ऊपर ग्रीन रहता है, नीचे एम्बलम रहता है और वाइट कलर का स्ट्रिप है, और नीचे जो है रेड कलर का स्ट्रिप है। सबसे ऊपर ग्रीन, वाइट और फिर नीचे रेड कलर का स्ट्रिप है, और बीच में वाइट कलर के स्ट्रिप के ऊपर एम्बलम है इनका, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं हम पर्शिया भी कहते हैं। प्रिंस ऑफ पर्शिया की कहानी पढ़ी है ना हमने, स्टोरीज, प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम्स खेली हमने, तो वो कहाँ है? वो पर्शिया यही है, ईरान है वो पर्शिया, प्रिंस ऑफ पर्शिया। ये ईरान की कहानी है भैया, ईरान, ठीक है, आल्सो नोन एज पर्शिया।
ये देखो इसके मैप पे देख लो, ये है हमारा ईरान, ठीक है। तो ईरान के लेफ़्ट साइड पर है इराक, ठीक है। राइट साइड पे क्या आ गया हमारा अफ़गानिस्तान, इसके ऊपर है तुर्कमेनिस्तान, और ये है अज़रबैजान, और नीचे पर्शियन गल्फ़ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान आ गया। तो उसकी बॉर्डर किसके साथ लग रही है? ईरान जो है पाकिस्तान के साथ भी है, अफ़गानिस्तान के साथ है, तुर्कमेनिस्तान के साथ है, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर इराक के साथ है, और ऊपर टर्की के साथ है, और अज़रबैजान के साथ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ के साथ लग रहा है, और 2 समुद्र, एक ऊपर है दिख रहा है हमें, और एक नीचे पर्शियन गल्फ़ दिख रहा है, ठीक है। तो इनके साथ मिल रहा है, ये बॉर्डर लगा रहा है अपना, और इसके साथ बॉर्डर इसका नहीं है, छोटा सा एरिया। ये छोटा सा एरिया कौन सा है? छोटा सा एरिया दिख रहा है सर, ये क्या चीज़ है सर? ये है कुवैत। ये देखो यहाँ पर छोटा सा एरिया की बात कर रहे हो, ये है हमारा कुवैत। ईरान है, इराक है, और इसके बीच में एक छोटा सा एरिया हमें दिख रहा था, ये है हमारा कुवैत। सर ये कुवैत के बारे में बता दो, ये क्यों फेमस है सर? ये कुवैत जान लो, इसके बारे में जान लो। कुवैत जो है होम ग्रोन ट्रेडिशन ऑफ थिएटर के ट्रेडिशन के लिए फेमस है, अरब कंट्री है, ठीक है। इट इज़ द ओनली अरब कंट्री इन द पर्शियन गल्फ रीजन विद ए थिएट्रिकल ट्रेडिशन के लिए। तो यहाँ देखो, मासिव ऑयल रिजर्व्स मेक इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज पर कैपिटा, ठीक है। ऑयल रिच कुवैत इज़ ए टाइनी कंट्री नेस्लिंग एट द टॉप ऑफ द गल्फ, और इसके आसपास क्या है? नेबरहुड क्या है इसके? सऊदी अरेबिया है, इराक है, और ईरान है। ये देखो, इसके ऊपर इराक है, साइड पे ईरान है, और नीचे क्या है? सऊदी अरेबिया है। ये देखो, थोड़ा जूम आउट करके देख लो, ये कुवैत है, नीचे सऊदी अरेबिया है, ऊपर इराक है, और साइड पर ईरान है। सर इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? पॉपुलेशन बताओगे? यस बताएंगे। पॉपुलेशन है इसकी 42.5 लाख। इस छोटे से कंट्री की पॉपुलेशन सिर्फ 42.5 लाख 2021 के हिसाब से 42 लाख। यस, सिर्फ 42 लाख है। यस सर, इसका झंडा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसके झंडे के बारे में बता दो थोड़ा। बिल्कुल, झंडे के बारे में बताएंगे। ये रहा इसका फ्लैग, यहाँ पर क्या है? कुवैत का फ्लैग है। ये ऊपर ग्रीन है, वाइट है, नीचे रेड कलर का स्ट्रिप है। हमने सेम ईरान का भी देखा है, ईरान का ये ब्लैक कलर नहीं है, ये ब्लैक कलर का स्ट्रिप जो है ईरान में नहीं है। उसमें हमने देखा ग्रीन है, वाइट है, रेड है, और बीच में एम्बलम है। यहाँ पर कुवैत के झंडे में क्या है? ग्रीन है, वाइट है, रेड ही है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक कलर का भी स्ट्रिप है, ठीक है। तो किस किस के बारे में? ग्रीन जो है वो इसके ग्रीन फील्ड्स के बारे में है। ब्लैक जो है बैटल, उन्होंने जो फेस किया था उस बैटल के लिए ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। वाइट प्योरिटी के लिए रहता है, प्योरिटी ऑफ देयर डीड्स, और रेड जो रहता है वो उनके खून जो तलवारों ने बहाया है, द रेड ब्लड ऑन देयर स्वॉर्ड, वो उस खून के लिए रेड कलर ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए सर? आपने बताया इसकी पॉपुलेशन 42 लाख है। ईरान की पॉपुलेशन कितनी है सर? कुवैत की तो हमने देख लिया 42 लाख है, ईरान की कितनी है वो भी देख लेते हैं। ईरान की पॉपुलेशन है लगभग 9 करोड़, समझ लो 8.79 करोड़ है 2021 के हिसाब से। तो उसकी सिर्फ 42 लाख मतलब 0.5 समझ लो, 0.5 करोड़। यहाँ पर 8.8 करोड़ है ईरान की पॉपुलेशन। कुवैत है भी तो कितना छोटा सा, और ईरान कितना बड़ा है। तो यहाँ की ईरान की पॉपुलेशन है लगभग 8.8 करोड़। ओके सर, इसका झंडा भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है मुझे। इसके झंडे के बारे में थोड़ी डिटेल में बता दो। बिल्कुल बताएंगे, झंडे के बारे में बताते हैं, फ्लैग के बारे में बताते हैं हम। ये है इसका फ्लैग, ये देखो, इसमें ऊपर रेड ग्रीन है, ग्रीन स्ट्रिप है, नीचे वाइट कलर का स्ट्रिप है, और सबसे नीचे रेड कलर का स्ट्रिप है, और बीच में एम्बलम दिख रहा है हमें, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये एम्बलम एक्चुअली हमारे सिख धर्म के एम्बलम के जैसा भी दिखते हैं। हमारे सिख धर्म में निशान साहिब, ठीक है, उनका हमारा ट्रायंगुलर फ्लैग रहता है, निशान साहिब। ये देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप का फ्लैग रहता है, और उसके बीच में एम्बलम रहता है, ठीक है। ये क्या होता है? डबल एज्ड स्वॉर्ड, जिसे हम कहते हैं खांडा। ये किसी क्या होता है? ये इसका नाम क्या है?
खांडा, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड रहती हैं, दोनों तरफ से तलवारें रहती हैं। सिख धर्म में होता है ये, ठीक है। ये खांडा है और ये सिख धर्म के फ्लैग में भी होता है, लेकिन दिस इज़ डिफरेंट। ये क्या है, ये जो एम्बलम है वो है ट्यूलिप मोटिफ, फ्लावर है, फ्लावर के लिए ये यूज़ किया है। ट्यूलिप मोटिफ एक फ्लावर है, रेड कलर का रहता है, उसको यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ये दिस इज़ नॉट सिख सिंबल, ठीक है, जो कि खांडा है, यहाँ पर डबल एज स्वॉर्ड है सिख धर्म के अनुसार से। दिस इज़ डिफरेंट एंड दिस इज़ डिफरेंट। ये ट्यूलिप मोटिव फ्लावर है। तो ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इस्लामिक रिलीजन जो ग्रीन कलर का, ठीक है। तो वाइट कलर जो पीस को डिनोट करता है, ठीक है, शांति, ओम शांति, हर जगह वाइट पीस के लिए रहता है। एंड जो रेड है वो करेज के लिए, हिम्मत। रेड कलर किसके लिए, करेज के लिए। सर ये ट्यूलिप शेप आप बता रहे हैं बीच में डाल दिया एम्बलम, ये क्यों डाला सर, वो भी बताते हैं वो क्यों डाला है। ये रिजेंबल टू ट्यूलिप इन द मेमोरी ऑफ द पीपल हु डाइड फॉर ईरान, जो लोग ईरान के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, शहादत दी, उनके लिए बेसिकली बीच में एम्बलम डाला है ट्यूलिप का, ठीक है। एक्चुअली ईरान की माइथोलॉजी में क्या माना जाता है वहाँ पर, ठीक है, क्या माना, उनका बिलीफ क्या है कि अगर कोई जवान सोल्जर, सिपाही अपने देश के लिए मरता है तो उसके जो ग्रेव कब्र है उसके ऊपर रेड ट्यूलिप जो होता है ग्रो करता है। अगर कोई सिपाही अपने देश के लिए जान देता है, ईरान में ऐसा उनकी पुरानी माइथोलॉजी में माना जाता है कि वो कोई भी सिपाही अगर अपने यंग सिपाही अपने देश के लिए जान शहादत दे देता तो उसकी कब्र के ऊपर ना रेड ट्यूलिप खिलते हैं, रेड ट्यूलिप ऐसा माना जाता है। तो इसी उस पुरानी धारणा को लेकर ये जो एम्बलम है उसको फ्लैग में रखा गया है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। सर ये बता दो सर, इंडिया और ईरान हमने देखा बहुत बड़ा दिख रहा है, इंडिया और ईरान का थोड़ा कंपैरिजन कर दो जरा। बिल्कुल करेंगे। ये देखो इंडिया जो है लगभग ईरान से 2 गुना बड़ा है। ईरान जो है उसका एरिया जो है लगभग कितना है, 16 लाख, इकाई 10 सैकड़ा, 1000 10 लाख, 16 लाख 50,000, लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर समझ लो। और इंडिया के कितने हैं, लगभग 32 लाख या 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब लगभग 16 दूनी 32 या फिर 16.5 और 33 समझ लो, नहीं तो ऐसे समझ लो 32.87 है, 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर, मोटा मोटी 16-32, मतलब लगभग इंडिया जो है लगभग 2 गुना बड़ा है ईरान से। और भी कंपैरिजन कर लो जरा इसका, पॉपुलेशन का कर लेते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 8 करोड़ के करीब, 8 से 9 करोड़ के बीच में है। और भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 8 और 140, एरिया डबल है लेकिन पॉपुलेशन कितनी गुने है ये जरा बताओ मुझे। 8 और 140 तो लगभग 18 इंटू 8 144 रहता है ना, तो लगभग 18 टाइम्स पॉपुलेशन हमारी है, 18 टाइम्स। एरिया हमारा डबल है लेकिन पॉपुलेशन 18 टाइम्स है। ओह माय गॉड, यस ऐसे ही है। ईरान में देखो इनहेबिटेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ पर 50 हैं, 50 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के ऊपर। हमारे में कितने रह रहे हैं, 428 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब है सर लगभग 9×5=45, तो लगभग इसका मतलब 8.5 गुना यानी 9 गुना ज़्यादा लोग रहते हैं। उनके पर स्क्वायर किलोमीटर जितने हैं उसके 9 टाइम्स ज़्यादा लोग हमारे पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर हम रहते हैं। यस, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, हमें उनसे 9 टाइम्स ज़्यादा लोग उसी एरिया में हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, पड़ रहा है। मतलब दिस इज़ द कंडीशन। वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 50 लोग ही रहते हैं जबकि हमारे यहाँ रहते हैं 428, ठीक है। 10 गुना तो 500 हो गए ना, लगभग 9 गुना के करीब ज़्यादा लोग रहते हैं, भीड़। यस करेक्ट। वहाँ पर हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी मेल में कितनी है, 69 ईयर्स, वहाँ पर 72 साल है, ज़्यादा है। यस, और फीमेल में 72 ईयर्स है, इंडिया में 72 ईयर्स है और ईरान में 78 ईयर्स है। लाइफ की
एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, एवरेज जो लोग जीते हैं वो महिलाएं 78 साल तक जी रही हैं वहाँ पर, और आदमी 72 साल तक जी रहे हैं। लेकिन भारत में जो पुरुष हैं वो 70 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 69 ईयर्स तक की जी रहे हैं, और फीमेल जो है 72 साल तक जी रही हैं। ओके, ठीक है सर। ओके, जीडीपी की बात कर लें तो जीडीपी जो है जीडीपी पर कैपिटा ईरान का है $12,400। ओके, और इंडिया का कितना है $6,100 2020 के हिसाब से। तो जीडीपी डबल है लगभग। देखो, इस जीडीपी पर कैपिटा जो है वो ईरान का डबल है इंडिया से। ओके सर। ओके, जीडीपी की बात सर आप कर रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा की बात कर रहे हैं सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे जीडीपी क्या होता है सर? बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है ये देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? अपने देश में ना, उस देश में कितना गुड्स और सर्विसेज, जीएसटी के बारे में सुना है सबने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। तो अपने देश में, किसी भी देश में गुड्स और सर्विसेज कितना वैल्यू का प्रोड्यूस किया है, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जांपल दे दो। मान लो एक कंट्री जो है वो एक साल में क्या कर रही है, 5 बनाना प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और ये लिखा है $1 का 5 बनाना है, जिसकी कीमत कितनी है, $1 है। और साथ ही साथ में बैकरप्स मतलब कुछ और समथिंग, मुझे भी पता नहीं है बैकरप्स क्या होते हैं। बैकरप का मीनिंग गूगल किया तो बैकरप का मतलब तो मसाज के लिए बोल रहे हैं, तो हो सकता है सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, गुड्स मान लो बनाने को गुड्स बोल रही है, बैकरप मतलब सर्विसेज बोल दिए। तो एक कंट्री जो है बी है, उसने एक साल में क्या किया, 5 बनाना यानी गुड्स, जो कि एक बनाना का वर्थ था $1 का, ऐसा प्रोड्यूस किया। और साथ में 5 बैकरप्स यानी 5 सर्विसेज दिया, ईच वर्थ $6 का। तो टोटल कितनी सर्विसेज दी थी, कितने डॉलर की, 5 के 30, 5 × 6 $30 की सर्विसेज उसने दी हैं, जनरेट की हैं। और साथ ही साथ 5 बनानास $1 का, तो टोटल कितना होगा, 5 × 1 $5 के गुड्स प्रोड्यूस किए हैं। तो 5 + 30 कितना हो गया, 35। तो उसका जीडीपी उस कंट्री का हो जाएगा $35। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, मान लो बनाना का प्राइस जो होता है वो हो गया $2 ईच हो गया। तो पहले था $1, ठीक है, अब ये क्या हो गया, $2 हो गया। एंड द क्वांटिटीज ऑफ द प्रोड्यूस्ड रिमेन्स द सेम, बाकी चीज़ें सेम है, क्वांटिटी सेम है। तो 5 × 2 हो जाएगा ना इस केस में। अभी लास्ट ईयर में $1 था, अभी क्या हो गया, $2 हो गया ईच। तो 2 × 5 कितना हो गया, $10 गुड्स यानी बनानास के लिए हो गया $10। बाकी बैकरप्स का सेम ही रहा है, 5 × 6 30, 30 + 10 यानी इस साल जो जीडीपी हो जाएगा, दैट कंट्री बी वुड बी $40। तो इस तरह से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स का कितना प्रोड्यूस किया है उस कंट्री ने, और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की, कितनी वैल्यू अमाउंट कर लेते हैं उसको, कितनी वैल्यूज की सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, कितनी वैल्यूज के गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उन दोनों को मिला देते हैं, गुड्स और सर्विसेज को, तो वो बन जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा क्या होता है, मतलब डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन उसकी, उस ईयर की, जनरली जो मिड ऑफ द ईयर होता है उसकी पॉपुलेशन बेसिकली वो लेके उस समय कितनी पॉपुलेशन थी मिड ऑफ दैट ईयर, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा हमारा निकल के आ जाता है। समझ के क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा की यहाँ पर बात हो रही है कि ईरान में जो प्रोड्यूस होता है वो होता है $12,400 का जीडीपी पर कैपिटा है। ठीक है, यानी अप्रॉक्सीमेटली पर एक आदमी जो है इतना गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है उस कंट्री में, $12,400 का। और इंडिया में कितना कर रहे हैं, $6,100 का पर कैपिटा, इतना गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। सर अकेले जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है सर, इतने लोग हैं यहाँ पर, तो इतने ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बनाते होंगे, तो आई थिंक इंडिया का पोजीशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए सर, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए।
बिल्कुल सही है। इंडिया के बारे में जानते हैं, इंडिया का जीडीपी कितना और ये किस पोजीशन पर है इंडिया। ये देखो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट है हमारा जीडीपी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज रिपोर्ट जीडीपी ग्रोथ बाय द कंट्री, जीडीपी इज द इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट है। ये देखिए इस वेबसाइट के हिसाब से इंडिया 5th नंबर पर है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, इसका शेयर कितने 24%, फिर चाइना है 15%, फिर जापान है 6%, जर्मनी लगभग 4.5% और इंडिया 3.28%। इतना शेयर है वर्ल्ड जीडीपी का। यानी टोटल 100% जीडीपी माने तो यूनाइटेड स्टेट्स अकेला ही 25% दे देते हैं, 1/4 तो यूनाइटेड स्टेट्स ही दे रहे हैं। और चाइना भी बहुत बड़ा शेयर है 15%, इंडिया का 3% ही है। 5th पोजीशन पर है, लेकिन 3% होने के बाद भी ये 5th पोजीशन पर है। तो देयर इज़ ए ह्यूज गैप, लेकिन फिर भी मतलब माने तो इंडिया 5th पोजीशन पर है जीडीपी में। ओके गुड। ये डेटा जो गूगल पर है ये 2017 के पॉपुलेशन के हिसाब से दे रखा है, और उसके हिसाब से क्योंकि जीडीपी तो होगा चलो ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटा जब करेंगे तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा। तो इंडिया का $1980 दिखा रहा है जीडीपी पर कैपिटा, ये 2017 की पॉपुलेशन के हिसाब से है, पुराना डेटा है। ये देखिए दूसरी वेबसाइट पे चेक कर रहा हूँ तो इस तरह से दे रखे हैं जीडीपी पर कैपिटा। ये देखो यहाँ पर लीजेंड है, ये जो कम है जिनका उनके कलर भी लाइट शेड में है, जिनका जीडीपी पर कैपिटा यानी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, मतलब एक इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए कि वो कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है एक आदमी, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये इंडिया का लाइट ग्रीन लाइट कलर में आ रहा है। मतलब यहाँ कम है, $250 नहीं $1000 की रेंज में शायद यहाँ रखा हुआ है। और ये वाले एरियाज़ जो बहुत डार्क हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जैसे ये दिख रहे हैं हमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ये सारी कंट्रीज़ हमें काफ़ी डार्क में दिख रही हैं। ये वाली ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस वगैरह, ये सारे के सारे, इटली हो गया, ये सारे के सारे ही ग्रीन हैं, काफ़ी सारे ब्लू हैं। तो यहाँ पर अच्छा है। देखो ये अफ्रीका की पूरी कंट्रीज़, सॉरी अफ्रीका, हाँ अफ्रीका कंटिनेंट ही है, इसकी पूरी कंट्रीज़ में भी लाइट कलर है काफ़ी। इंडिया का भी लाइट कलर में है, यहाँ पर भी लाइट कलर में है। कौन सा ये हमारा देश है, मंगोलिया, ठीक है। और ये पाकिस्तान भी लाइट में है, अफ़गानिस्तान भी लाइट में है। ओके ओके ओके, ये कंट्रीज़ भी लाइट कलर में ही है मोस्टली, ज़्यादा नहीं है। बर्मा भी लाइट कलर में दिख रहा है। ओके ठीक है। तो ये हमारे पास लेटेस्ट डेटा है 2023 का देख लेते हैं। तो इंडिया 5th पोजीशन पर है, मतलब इंडिया ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं वो 3820 बिलियन डॉलर्स की होंगी, ठीक है। डॉलर्स में ही होना चाहिए सपोज। ये देखिए यहाँ पर ये डॉलर पहले मेंशन किया पर क्या नहीं है, तो ये जो बिलियन ट्रिलियन है वो डॉलर की बात हो रही है। तो वर्ल्ड की जो टोटल जीडीपी है, वर्ल्ड की जीडीपी 112.6 ट्रिलियन डॉलर की है 2023 में। कितनी है, 112.6 ट्रिलियन 2023 में। और पिछले साल कितनी थी, 103.86 थी 2022 में ट्रिलियन डॉलर, 103 ट्रिलियन डॉलर्स की। अभी 112 ट्रिलियन डॉलर की होगी 2023 में। और उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स कितनी है, यूनाइटेड स्टेट्स पे देखा जाए तो 26,185 बिलियन डॉलर की है। ओके ठीक है। तो इसका मतलब है, मतलब 26 ट्रिलियन बोल सकते हैं इसको, 26,000 बिलियंस का मतलब वही है कि 26 ट्रिलियंस का सीधे सीधे जीडीपी कौन दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा है। ओके, तो इसका मतलब है
कि अगर परसेंटेज में निकालना है, मुझे परसेंटेज में निकालना है कि यूनाइटेड स्टेट्स का शेयर कितना है, तो कैसे निकालूंगा? टोटल ये इसकी जितना भी दिया है 26 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 112 ट्रिलियन, करेक्ट है ना? 26 ट्रिलियन अमेरिका का शेयर है आउट ऑफ 112 ट्रिलियन, तो 26 डिवाइडेड बाय 112 करो तो लगभग 23% शेयर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है नंबर 1 पर। ओके, लगभग 1/4 ही समझ लो ना, मोटा मोटी। ओके, तो 19 ट्रिलियन चाइना का है, 4 ट्रिलियन जापान का है। अरे जापान का 3rd नंबर पर, ओ माय गॉड, 4 ट्रिलियन उसका है। जर्मनी का भी 4 ट्रिलियन है। ओके, और इंडिया का 3.8 ट्रिलियन 5th नंबर पर। ओके, तो ये तो यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, लेकिन जापान इतनी छोटी कंट्री होने के बाद भी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा है। सरप्राइज, 3rd नंबर पर है। 4th नंबर पर जर्मनी, ओके, और इंडिया 5th नंबर पर है। ओके, अब देखो जीडीपी की हमने बात कर लिया, इतना वैल्यू हम देते हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डॉलर का सामान हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स भी कर रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है, हम 5th लार्जेस्ट हैं, इतने ट्रिलियन बिलियन डॉलर, कितना 3.8 ट्रिलियन डॉलर की हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन पर कैपिटा हम जब कर देते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो पर पर्सन कितना कर रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली वो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और रैंक देखा जाए तो 144th पोजीशन पर हम आ जाते हैं आउट ऑफ 194 इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। ये 2021 के डेटा के हिसाब से staticstimes.com के हिसाब से है ये हमारी पोजीशन 144 है। डेफिनेटली इतनी पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो इतना लोग काम कर रहे हैं तो वैल्यू तो बढ़ेगी, वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी, जीडीपी तो ज़्यादा होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा वो कम हो जाएगी अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और ध्यान रख लेना, ये जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये भी पर कैपिटा निकलता है, यानी पर पॉपुलेशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन करते हैं, पर कैपिटा से निकलता है। एक होता है पर कैपिटा इनकम भी रहती है, इससे कंफ्यूज मत होना। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंडिविजुअल की इनकम एक साल में, वो होती है पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा। वो भी देख लेते हैं हम, ये देखो पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा यानी एक इंडिविजुअल की इनकम एक साल में कितनी है। ठीक है, पर पर्सन इन गिवन एरिया इन ए स्पेसिफिक ईयर। ठीक है, तो वो होती है पर कैपिटा इनकम। और इंडिया की कितनी है पर कैपिटा इनकम, यानी एक इंडिविजुअल एवरेज एक इंडिविजुअल की इनकम एक साल में कितनी है, तो इंडिया की है अप्रॉक्सीमेटली 1.97 लाख, या फिर लगभग समझ मान लो 2 लाख रुपया एक इंडिविजुअल इंडिया में एक साल में कमाता है। ये पर कैपिटा इनकम है। वो क्या इंडिकेट करती है पर कैपिटा इनकम से? प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन कितनी है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, ये आप वहाँ का पर कैपिटा इनकम से आप जान सकते हैं। क्लियर है? जीडीपी मतलब कितना गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू वहाँ के लोग क्रिएट कर रहे हैं, कितनी मेहनत करके वो क्या कर रहे हैं, मेहनत कितनी कर रहे हैं। ठीक है, वो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, वो आ गया जीडीपी। पर कैपिटा मतलब एक एक आदमी कितना कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बदले में उसको कितना मिल रहा है, वो पर कैपिटा इनकम आ गई हमारी, जो कि 2 लाख है। प्रोड्यूस कितने कर रहे हैं सर्विसेज, 3.8 ट्रिलियन डॉलर की गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम 5th नंबर पर हैं टोटल। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा जब आ जाता है तो वो बहुत कम वैल्यू हो जाती है। ऑब्वियसली हम इंडिविजुअली करके मेहनत करके इतना कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए जीडीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा हमारा कम ही है। हम बहुत, हमारा रैंक जो है आउट ऑफ 194 कंट्री में से हमारा रैंक जो है 144th है। ठीक है, तो बहुत नीचे है हमारा रैंक। एनसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया के हिसाब से हमारा रैंक जो है 142 है। ठीक है,
ये देखिए कंट्रीज़ का जीडीपी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चार्ट है, ठीक है। तो इंडिया का कलर देखें तो इस कलर में है, यानी $5,000 से $10,000 की रेंज में है। पर कैपिटा इतना एक आदमी इतनी डॉलर्स का गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये बहुत कम है यहाँ पर, 500 से लेकर $1,000 के बीच में अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। बहुत पूरी की पूरी अफ्रीकन कंट्रीज़ ही बहुत कम की वैल्यूज़ जो हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ ये कुछ छोड़ दे कंट्रीज़ को, ये ऊपर वाली, ये लीबिया है, लीबिया का अच्छा है, ये इजिप्ट का अच्छा है थोड़ा, ये कौन सी कंट्री आई डोंट नो। और ये भी इंडिया जैसा, ये मंगोलिया, इंडिया, ये देखिए ये अफ़गानिस्तान का कम है, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से थोड़ा अच्छा है, ये ईरान अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, सऊदी अरेबिया, ये देखिए ये $20,000 से $30,000 के बीच में अच्छा है इनका। ओके, ये कंट्रीज़ जो हैं ये बेल्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, पर कैपिटा जीडीपी प्रोड्यूस कर रही हैं। ये हमारा ये यूएसए, ये कनाडा वगैरह, ये तो सबसे ऊपर चलेगी, मतलब ये बेल्ट्स, ये बेल्ट और ये बेल्ट सबसे ऊपर है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका भी अच्छा है लेकिन नॉट कंपेयर टू दिस, ठीक है। ये इनकी रेंज भी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है। इंडिया से तो बेहतर है जो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीडीपी पर कैपिटा यानी कितनी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल आसपास के रिसोर्सेज को कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, आसपास के रिसोर्सेज को यूज़ करके कितना वैल्यू प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, वो है। और कितना इनोवेटिव है, कितना अच्छे से वो सेल कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, है ना। एक तरह से मतलब आई थिंक इट इज़ दैट वे। चलो जीडीपी के ऊपर हमने बहुत बात कर लिया, ठीक है। जीडीपी इज़ ओवर, पर कैपिटा इनकम इज़ ओवर, जो हमारे 2 लाख हैं। चलो आगे चलते हैं, ईरान के ऊपर थे हम, ठीक है। ईरान की बातें कर रहे थे, तो ईरान के पास क्या है, ईरान के पास 10% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। अच्छा, यस, ईरान के पास 10% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन रिजर्व्स हैं और 15% ऑफ द गैस रिजर्व्स हैं, समझ गए, ठीक है। तो ईरान इज़ कंसिडर्ड एज द एनर्जी सुपर पावर, ओके, यस। तो एक क्वेश्चन आ रहा है सर मेरा कि ईरान में क्या हिंदू लोग भी रहते हैं क्या, ईरान में हिंदू भी होंगे, वहाँ पर हिंदुज़म होगा। यस, ईरान में हिंदू लोग हैं लेकिन काफ़ी कम हैं। 2015 का डेटा, ये विकीपीडिया का ही है, 2015 के हिसाब से 40,000 लोग वहाँ पर हिंदूज़ हैं। कितने करोड़ थे वहाँ पर, पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 9 करोड़ थे ना, 8 से 9 करोड़, 8 से 9 करोड़ के बीच में सिर्फ 40,000 लोग जो हैं वहाँ पर हिंदू हैं, ओके। और वहाँ पर 2 टेम्पल भी हैं, 2 हिंदू टेम्पल्स भी हैं वहाँ पर, आर्य समाज एंड 1 इन बंदर अब्बास, बिल्ट बाय द आर्य समाज, जो एक है बंदर अब्बास में और 1 है जाहिदन में, जाहिदन और दूसरा बंदर अब्बास। ये आर्य समाज ने बिल्ट किए थे, 2 टेम्पल्स हैं यहाँ पर, ओके, ठीक है। सर हम बात कर रहे थे सर सेमिटिक स्पीकिंग इजराइली के ऊपर, है ना, हेब्री पीपल के ऊपर बात कर रहे थे। सेमिटिक स्पीकिंग इजराइली थे वो, और वो कहाँ रहते थे, आपने बात की कि लेवांट में रहते थे। लेवांट की कंट्रीज़ को दिखाते दिखाते सर अब तक कहाँ ले गए, हमें ईरान उरान पहुँचा दिए, जीडीपी में ले गए, यहाँ पे हमें जीडीपी में ले गए, ठीक है। तो अभी दूसरा क्या है सर, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये हमने पढ़ा 2 रिवर्स के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। टिग्रिस और क्या है, यूफ्रेट्स, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला के बीच में ये क्या है सर, अरेबियन पेनिनसुला आ गया। अब सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। ओके, बिल्कुल बता देते हैं सर। ये देखिए अरेबियन पेनिनसुला में क्या क्या आता है, यहाँ पर देखो सऊदी अरेबिया हमें दिख रहा है, येमन दिख रहा है, ओमान दिख रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, इसमें बहरीन भी आता है, कुवैत आता है, अच्छा कुवैत भी, अच्छा कुवैत ये है, हाँ ये छोटा सा, तो कुवैत आता है, ओमान आता है, कतर आता है, सऊदी अरेबिया आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आ जाते हैं। यस, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट है, ये ओमान और सऊदी अरेबिया के बीच में छोटा सा पार्ट है। ओके, येमेन आ गया,
और साथ में इराक और जॉर्डन भी लिखा है। इराक तो नहीं आ सकता, इराक तो ये वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत पार्ट शायद इराक का इसमें होगा क्योंकि ये इराक है और ये वाला ईरान है पोर्शन। ओके ठीक है सर, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट आ रहा है सर ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में आप थोड़ा सा बता दोगे क्या? बिल्कुल बता देंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये देखो छोटा सा पार्ट, ये ओमान है, येमेन है, ऊपर सऊदी अरेबिया है, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये है दुबई, ये है अबू धाबी, दुबई अबू धाबी। सर थोड़ा दुबई को जूम करेंगे, हाँ दुबई को जूम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये लो दुबई को जूम कर दिया हमने, ठीक है। दुबई इज़ अ सिटी एंड एमिरेट्स इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नॉन फॉर द लग्जरी शॉपिंग, अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड लाइवली नाइट लाइफ सीन। बुर्ज खलीफा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मैप दिख रहा है दुबई का। शारजा के बारे में किसने नहीं सुना होगा, यस ये है दुबई। सर ये एमिरेट्स यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ एमिरेट? एमिरेट के बारे में जान लेते हैं। एमिरेट क्या होता है? एमिरेट इज़ द रैंक लैंड और रीन ऑफ एन एमिर। एमिर क्या होते हैं? एक्चुअली एमिरेट इज़ ए टेरिटरी रूल्ड बाय एन एमिर। एमिर अ टाइटल यूज्ड बाय मोनार्च और हाई ऑफिस होल्डर्स इन ए मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। ओके सर ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि एमिरेट का मतलब होता है रैंक लैंड और रीन ऑफ एन एमिर। व्हाट इज़ द रीन? रीन के बारे में बताओ थोड़ा सा। रीन क्या होता है? रीन देखो who hold रॉयल ऑफिस, रूल एज मोनार्च। रॉयल ऑफिस होल्ड जो कि रूल करते हैं एज ए मोनार्च। मोनार्च क्या होता है? और मोनार्च होता है अ सॉवरीन हेड ऑफ ए स्टेट, स्पेशली अ किंग, क्वीन और एम्परर, ठीक है। तो उसे कहते हैं मोनार्च। अब ये सोवरीन क्या होता है? सोवरीन मतलब सुप्रीम रूलर, स्पेशली अ मोनार्च पोजेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर, उसे कहते हैं सोवरीन, ठीक है। ओके सर समझ गए सर। द रैंक लैंड और रीन ऑफ एन एमिर, ओके ठीक है। सुप्रीम पावर जिसके पास है वो ऐसा एमिर। लेकिन एमिर क्या होता है सर? ये एमिर के बारे में बता देता हूँ। एमिर बेसिकली क्या होता है, हिस्टोरिकली माना जाता है वो मुस्लिम जो मिलिट्री कमांडर होते थे ना या फिर चीफ होते थे उसको एमिर कहते थे, ठीक है। तो आजकल के डेट में तो टाइटल को यूज़ करते हैं, मतलब बेसिकली होते थे वही थे, वो आर्मी के जो कमांडर या फिर इसमें अल्टीमेट पावर होते थे वो कमांडर जो होते थे उसे एमिर कहते थे, ठीक है। तो इट इज़ ए रैंक, उनका जो एरिया है एमिरेट्स, दे आर द एमिरेट्स, ठीक है। तो एन एमिरेट जो है उनकी टेरिटरी होती है। दिस इज़ एमिरेट ऑफ दैट एमिर, एमिरेट ऑफ दैट एमिर, ठीक है। एमिर मतलब वो जो मिलिट्री होल्डर का उसका नाम बोल देंगे एमिर। उस एमिर एक रैंक है, उसका नाम भी हो सकता है, बट उसका रैंक है बेसिकली टाइटल। तो उसकी टेरिटरी, एमिरेट इज़ ए टेरिटरी रूल्ड बाय एन एमिर, ठीक है। जनरली कौन होते हैं? मोनार्च होते हैं। मोनार्च हमने बात कर लिया, जिनके पास सुप्रीम पावर रहती है, ठीक है। और वो एक रॉयल ऑफिस उनका चलाते हैं अपना, ठीक है। रीन मतलब उनका ऑफिस, ठीक है। रीन ऑफ एन एमिर जो कि उनका अपना सुपर एक ऑफिस है जो कि मोनार्च उसको चला रहे हैं, ठीक है, जिनके पास सुप्रीम पावर है। तो वहाँ पर कितने हैं? 7 एमिरेट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो 7 एमिरेट कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो अबू धाबी है, एक दुबई है, एक शारजा है। इनके बारे में तो हम जानते हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा के बारे में जानते हैं। 3 एमिरेट्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। एमिरेट्स यानी इन एरियाज़ के बारे में जानते हैं जो कि रूल्ड बाय एमिर होते हैं। ये एमिरेट्स वही होते हैं जो टेरिटरी रूल्ड बाय एमिर होती है, ठीक है। एमिरेट्स हैं, ये एरियाज़ हैं, उनका नाम है, ऐसे याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये 7 एमिरेट्स कौन से हैं? अबू धाबी, दुबई, शारजा, उसके बाद हैं अजमान, अल कुवैन, फुज़ैरा, और 7th है रस अल खैमा, ओके। और इनमें से अबू धाबी जो है वो लार्जेस्ट है और
वेल्दिएस्ट है, ठीक है, आउट ऑफ दी 7 एमिरेट्स। ओके ओके सर, राइट सर। सर हम ये सेमिटिक स्पीकिंग पीपल की बात कर रहे थे, लेवांट हमने बात कर लिया, ठीक है, मेसोपोटामी की सभ्यता की बात कर ली, यूफ्रेट्स और टिग्रिस की बात की, अरेबियन पेनिनसुला भी हमने देख डाला है, ठीक है, एमिरेट्स की भी बात कर डाली इसके अंदर। अब ये सर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आएगा। अब चलते चलते सर इसको फटाफट इसको भी बता दो सर, चल बिल्कुल बता देते हैं। देखो ये है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखो हॉर्न की तरह लग रहा है, सिंह की तरह लग रहा है ना, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये हमारा कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है इसके अंदर, एथियोपिया, एरिट्रिया, एरिट्रिया, इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, और क्या है डिजिबूटी, और साथ साथ में बॉर्डर भी लगे हैं, किस किस के लगे हैं, कीनिया के लगे हैं, सूडान के लगे हैं, साउथ सूडान के लगे हैं, और युगांडा के बॉर्डर भी इसमें लगते हैं, जो कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। ओके सर, इसको मैप पे दिखा दो जरा बड़ा करके, गूगल मैप पे। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं, ये लो, ये देखो कौन कौन सी कंट्रीज है। बेसिकली ये जो बाहर का ये वाला जो हॉर्न है, ये बाहर वाला, ये तो सोमालिया है। कौन सा है, सोमालिया। और ये बीच में है एथियोपिया है, बड़ा सा एथियोपिया, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा पार्ट आता है, ये है डिजिबूटी, ये प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन DJI, डिजिबूटी, ठीक है, डिजिबूटी है। ऊपर गल्फ ऑफ एडन है, डिजिबूटी आ गया, इथोपिया आ गया, सोमालिया आ गया, यहाँ पर एरिट्रिया आ गया, छोटा सा पार्ट एरिट्रिया आ गया, एरिट्रिया, ठीक है। इसके साथ साथ लेकिन और भी बॉर्डर लगते हैं, जो कि नीचे है कीनिया, ठीक है, सोमालिया के नीचे एथियोपिया, बहुत बड़ा है एथियोपिया, एथियोपिया, ये ग्रीन मतलब यहाँ पे ग्रीनरी हो गई, ऊपर तो पूरा रेगिस्तान है। तो एथियोपिया के नीचे कीनिया आ गया, कीनिया के साथ में युगांडा आ गया, युगांडा के ऊपर साउथ सूडान है, और ऊपर सूडान है, ठीक है। ये साउथ सूडान, ये है सूडान का एरिया, ठीक है, ये पूरा सूडान है। तो सूडान, साउथ सूडान कुछ एरिया है, युगांडा का एरिया, कीनिया, ये ब्लू कलर मतलब उनके कुछ कुछ पार्ट्स थे जहाँ पर सेमिटिक लैंग्वेज बोली जाती थी, और इन सब एरियाज़ में तो बोली जाती थी। सोमालिया, एथियोपिया, डिजिबूटी, एरिट्रिया, इसके साथ साथ कीनिया, युगांडा, साउथ सूडान और सूडान, ठीक है। सूडान नीचे साउथ सूडान आ गया, युगांडा, कीनिया आ गया, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। तो इन कंट्रीज, इसे कहते थे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसमें भी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, इसमें बोली जाती थी हमारी सेमिटिक लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। और इसको साथ साथ में सोमाली पेनिनसुला भी बोलते थे, सोमाली पेनिनसुला। पेनिनसुला हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, पेनिनसुला किसे कहते हैं, ठीक है, जो कि तीनों साइड से समुद्र से घिरा होता है, ठीक है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो ये यहाँ पर भी समुद्र है, यहाँ पर भी समुद्र है, इसके आगे भी और यहाँ साइड पर भी समुद्र है, तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोल दिया। सोमाली पेनिनसुला, सोमाली क्यों बोला, क्योंकि ये सोमाली जो जगह है, सोमालिया, इसके आसपास समुद्र है, तो सोमाली पेनिनसुला बोलते थे इसको, ठीक है। कौन कौन से समुद्र है आसपास वो भी देख लो। इसके ऊपर जो है हमारा रेड सी है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर सऊदी अरेबिया, येमेन है, यहाँ पर है रेड सी, यहाँ पर क्या है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर क्या है अरेबियन सी, ठीक है। तो ये समुद्र भी देख लिया हमने, और ये देखो यहाँ पर मुंबई भी दिख रहा है हमको, ठीक है, अरेबियन सी जाते ही मुंबई आ जाएगा यहाँ से। ओके सर, ये हमने बातें कर ली। अब फटाफट ये बता दो सर, ये 3rd मिलेनियम BC मतलब कब बोली जाती थी लैंग्वेजेस, 3rd मिलेनियम BC अंटिल द एंड ऑफ एंटीक्विटी तक बोली जाती थी। जरा बता दो 3rd मिलेनियम BC क्या मतलब है इसका, बिल्कुल बताते हैं, जान लो फटाफट। 3rd मिलेनियम BC का मतलब क्या है, 3rd मिलेनियम का मतलब 1000 समझ लो, तो इसका मतलब है 3rd मिलेनियम BC का मतलब है 3000 थ्रू 2001 BC, ठीक है। हमने BC की बात की थी, डिटेल में बात की थी कि ये 0 से बैक की तरफ जाते हैं, लेकिन इसीलिए हम इसको कैसे लिखते कैसे हैं, जैसे हम बैक में कितना साल पीछे से पीछे आए हैं, मतलब 3000 से लेकर 2001 BC तक आए हैं, ठीक है। जब तक AD स्टार्ट हो, उसके बाद AD तो नॉर्मली 1 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन BC जो होते हैं वो माइनस से, मतलब समझ लो कि 3000 BC से लेकर 2001 BC को हम बोलते हैं 3rd मिलेनियम BC। इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, BC क्या होता है, AD क्या होता है, ठीक है, लास्ट वीडियो देख लेना। चलिए हो गया। और इस पीरियड को हम किससे कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, अर्ली टू मिडल ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं इसको, अर्ली टू मिडल ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो अर्ली एम्पायर इन द एंशिएंट नियर ईस्ट एंड एंशिएंट इजिप्ट, द
अर्ली डायनेस्टिक पीरियड फॉलो बाय द ओल्ड किंगडम। ओके डन है। लास्ट पढ़ा था हमने कि 2500 BC में लगभग गिज़ा के पिरामिड्स, ठीक है, वो बने थे। ओके सर, ठीक है सर। तो 3rd मिलेनियम BC हो गया। अंटिल द एंड ऑफ एंटीक्विटी। सर ये एंटीक्विटी क्या है, जान लो इसके बारे में भी। एंटीक्विटी होता है द पीरियड ऑफ क्लासिक, especially the period of classic, the ancient past, especially the period of classic and other human civilization before the middle ages। तो क्लासिकल एज कब तक की, लगभग 500 to 336 BC, ठीक है। तो लगभग यही हमारी एंटीक्विटी है, ठीक है। तो लगभग 500 से लेकर 336 BC ये क्लासिकल एज है हमारी। तो ये है हमारा कब तक ही चला हमारी सेमेटिक स्पीकिंग, ये जो हम बातें कर रहे हैं पूरा का पूरा, ये कब तक ये सब ये स्पीकिंग लैंग्वेजेस कब तक चली हमें, कब तक ये यूज़ में थी। 3rd मिलेनियम BC से लेकर अंटिल दी क्लासिकल एज। एंटीक्विटी मतलब हमने क्लासिकल एज की बात की, जो कि 500 से लेकर 336 BC के बीच में थी। 3rd मिलेनियम BC मतलब 3000 से लेकर 2001 BC, ठीक है। लेकिन चलती गई वो 3rd मिलेनियम यानी 3000 BC से लेकर लगभग 336 BC, ठीक है। कम होती जा रही है ना, हमने कहा 0 BC तक आना है पहले, उसके बाद 1 से फिर से स्टार्ट होता है टाइम, तो पहले पीछे से आना है। तो 3000 से शुरू हुआ पीछे से और 336 तक लगभग ही आए, तब तक ही पूरा का पूरा चला, हमारी ये सभ्यताएँ चली जो कि सेमेटिक स्पीकिंग लोग रहे उसके बीच में बहुत कुछ किया। और उसके बाद से फिर हमारा दूसरा एक एजेस स्टार्ट हो, सभ्यता दूसरी स्टार्ट हुई, मिडल एज, ये पूरा क्लासिकल एज के बाद उसके बाद हमारा दूसरा वर्जन आया। सर इतना कुछ हमें घुमा दिया आपने, आप कहाँ से चले थे कहाँ पहुँच गए। हम सर शीश महल में थे। सर शीश महल में हमें वापस ले चलो, लेके चलते थे शीश महल में। आ जाओ शीश महल में आ जाओ। हम शीश महल से हालेब पहुँच गए, सीरिया पहुँच गए, और उसके बाद कहाँ पहुँच गए, हर्बियो पहुँच गए। सेमेटिक स्पीकिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं पूरा का पूरा हमने घूम डाला। चलो आगे चलते हैं। सीरिया, हलेब, हम हलेब ऑफ सीरिया मतलब उसकी सीरिया, हलेब एक प्लेस है, से एलेपो कहते हैं, एलेप कहते हैं आज की डेट में। वहाँ जाके हमने उसको मिले। हम सीरिया के बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं बताया सर आपने, सीरिया के बारे में भी बता देते हैं। ये पिक्चर देखो पहले तो, ये सीरिया का पिक्चर है, देखो वाइट कलर के दिख रहे हैं। मार्बल यूज़ करते हैं, बहुत मार्बल मिलता है, दे यूज़ मार्बल्स एंड दिस, दैट्स वाई आई सपोज ज़्यादा है सीरिया। ये देखो ज़रा, सीरिया की बात करें तो यहाँ पर ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। सीरिया को इंडिपेंडेंस मिली 1946 में, हमारी कब मिली 1947, इसको एक साल पहले मिल गई 1946 में। और डेमिस्कस इज़ द ओल्डेस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, डेमिस्कस। तो ओल्ड डेमिस्कस वाज इट इज़ द ओल्डेस्ट सिटी, ठीक है, सीरिया के अंदर। और इसके ऊपर एक फ्लावर भी है, रोज़, दे लव रोजेज़। अरेबियन कंट्रीज़ में रोज़, दे लव रोजेज़, ठीक है, वाइट रोजेज़, रेड रोजेज़, ठीक है। तो डेमिस्कस एक रोज़ रहता है, डेमिस्कस रोज़, इसकी फ्रेगरेंस जो होती है ना काफ़ी देर तक प्रिजर्व रखते हैं, इसको सेंट भी बनाते हैं इससे, ठीक है। तो डेमिस्कस रोज़ वो सीरिया का ही है, वहाँ पर खिलता था, इसको पूरी दुनिया में वहीं से फैला है। ये डेमिस्कस रोज़ बहुत अच्छी खुशबू रहती है इसकी। इसका मतलब वहाँ डेमिस्कस को स्टील से भी रिलेट किया गया है कि वेरी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। सर ये हो गया। सर ये बता दो सर, ये डिस्टेंस कितना है। ये जो शाहजहां थे उन्होंने ये सारा मार्बल मंगवाया मोती मस्जिद बनवाने के लिए, ताजमहल वगैरह के लिए। ताजमहल तो मुझे पता नहीं, लेकिन मोती मस्जिद की बात हो रही है अभी आजकल। तो वहाँ सीरिया से यहाँ पर इंपोर्ट किया ये जो पत्थर को, ये जो शीश महल के लिए, शीश महल की बात कर रहे थे हम, शीश महल के लिए जो इंपोर्ट किया सीरिया से, हलेब ऑफ सीरिया से कर रहे हैं। कितना डिस्टेंस है सर ये बता दो जरा मुझे, डिस्टेंस भी जान लो। डिस्टेंस अगर एयर की बात करें तो 3789 किलोमीटर है, ओके। और अगर बात करें, किसकी बात करें, ड्राइविंग डिस्टेंस की, बाय रोड की बात करें तो 9316 किलोमीटर है। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा डिस्टेंस। यस, लगभग 9316 किलोमीटर से मंगवाया उसने, यस, शाहजहां ने, ओके।
चलो आगे चलते हैं फटाफट। ये बताओ क्या चीज़ है, ये कौन सा एरिया है, जल्दी बता दो ज़रा। यस, सही पहचाना है, ये है अंगूरी बाग। एक्चुअली यहाँ अंगूर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बाग ही दिख रहा है हमें, गार्डन ही है। ये अंगूरी बाग है, लोकेशन देख लो, ये है अंगूरी बाग, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये अंगूरी बाग है। ठीक है, ये नगीना मस्जिद है, ये शीश महल की हमने अभी बात की थी। ठीक है, दीवान आम, ये है शाहजहानी महल, शाहजहानी महल, ये है अंगूरी बाग। ठीक है, जो हमें दिख रहा था। ये बताओ ये क्या चीज़ हो सकती है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये है दीवाने आम, दीवाने आम, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एरिया है दीवाने आम। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ होगी, मस्जिद की तरह दिख रही है हमें, तो क्या होगी, तो बताओ ज़रा जल्दी। यस, ये है नगीना मस्जिद, ये है नगीना मस्जिद, यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, दीवाने आम, उसके आगे नगीना मस्जिद, और ये है हमारी मोती मस्जिद। ठीक है, ये क्या है, ये है मोती मस्जिद। नगीना मस्जिद देख ली हमने, और ये है मोती मस्जिद। देखो ये है मोती मस्जिद हमारी। ठीक है, ऑनलाइन सर्च करने पता लग रहा है कि मोती मस्जिद जो है वो एंट्री फ्री लिखा है, आगरा फोर्ट की एंट्री लिखी है 20 पर पर्सन, लेकिन अभी शायद इसके रेट रिवाइज हुए हैं। यस, तो ये रिवाइज शायद 50 रुपये है। देखिए, आगरा फोर्ट की एंट्री जो है 50 रुपये कर दी है। ठीक है, तो मोती महल आ जाओ, रेड फोर्ट मोती महल की तो फ्री लिखी है वहाँ पर वैसे, लेकिन आगरा फोर्ट की एंट्री है 50 रुपये पर पर्सन। ठीक है, और फ्राइडे को 40 रुपीज़ है, फ्राइडे को रियायत थोड़ा सा देते हैं, कम रखिए टिकट्स। ताजमहल की एंट्री देखिए, ताजमहल की 50 रुपये है वीकडेज़ पर, फ्राइडे को क्लोज़ रहता है ये। ठीक है, फ्राइडे को ताजमहल क्लोज़ रहता है सिर्फ, एक्सेप्ट फ्राइडे, वीकडेज़ पर 50 रुपीज़ इसका टिकट है। ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही है, आज के डेट का रिसेंट इतना ही है। और रेड फोर्ट का कितना है सर ये एंट्री टिकट, रेड फोर्ट का ऑनलाइन जो है वो दिख रहा है 35 रुपीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, लाइट शो का देखना है तो 60 रुपीज़ एडल्ट के लिए, 20 रुपये बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन वीकेंड पर जाओगे तो महंगा मिलता है, 80 रुपये एडल्ट के लिए और 30 रुपीज़ किड्स के लिए है। ओके, यानी वीकेंड पे महंगी है। यस, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है, टिकट के प्राइस भी बढ़ा दिए ज़्यादा रेवेन्यू। ओके, तो हो सकता है ये भी थोड़ा रिवाइज हो, तो ऑनलाइन मैंने देखा है yatra.com पर, हो सकता है ये भी 50 कर दिया हो, 100 कर दिया हो। आफ्टर कोरोना बहुत रिवाइज हुए रेट्स। ये है हमारा आगरा फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली में है, ये आगरा फोर्ट आगरा में है। ठीक है सर, ये पूरा आपने घुमा दिया हमें, कहाँ से कहाँ चले थे, सदर बाज़ार से चले थे, बागेश्वरी कमर की बात हमारी चल रही थी। ठीक है, वहाँ से आप हमें कहाँ कहाँ घुमाने ले गए। ठीक है, पूरा सीरिया, अफ्रीका ये घुमा के आप लेकर आए हो हमें। अब आप यहाँ पर मोती आगरा फोर्ट तक लेकर आ गए हो। ठीक है, मोती मस्जिद यानी पर्ल मॉस्क तक दिखा दिया है। बाकी क्वेश्चन पे ले चलो सर, क्या है क्वेश्चन। अच्छा ये रहा क्वेश्चन देखो, तुम क्वेश्चन देख लो। बागेश्वरी कमर इज़ अ वुमन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। घटम है, शहनाई है, पखवाज है, संतूर है। जल्दी बताओ जरा इसका आंसर। ओके सर, हमने इसकी तो रहने की बातें तो कर ली सर। रिलीजन मुझे नहीं मिला, रिलीजन इज़ अननोन। जगदीश प्रसाद कमर, उनके फादर की बात करें तो वो सेकंड जनरेशन शहनाई प्लेयर थे। अच्छा, यहाँ इससे पता लग गया आंसर, तुम्हें पता लग ही गया यहाँ इसी स्लाइड से कि वो ये शहनाई प्लेयर हैं। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, शी इज़ द शहनाई प्लेयर। ठीक है, उनके फादर जो थे वो सेकंड जनरेशन शहनाई प्लेयर थे, और वो किसके शागिर्द थे, ग्रेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का नाम शायद ही कोई जिन्होंने नहीं सुना है, वो शहनाई के प्लेयर थे, शहनाई प्लेयर थे वो। ठीक है, तो वो फर्स्ट जनरेशन था। उसके बाद सेकंड जनरेशन में उनके ओनली डिसिपल थे, उनके केवल एक शागिर्द जो थे, ये देखिए, ओनली डिसिपल ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो उनके पिता थे जगदीश प्रसाद कमर, उनका नाम था। क्या नाम था? जगदीश प्रसाद कमर। और उसके बाद उनके बेटे जो हैं बागेश्वरी कमर, उन्होंने इसको सीखा। ठीक है, तो बागेश्वरी कमर एक शहनाई प्लेयर हैं।
उनके फादर हैं जगदीश प्रसाद कंवर, जगदीश प्रसाद कंवर। और उन्होंने किससे सीखा है? ग्रेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से सीखा है। ठीक है, ये देखो ये है शहनाई। ठीक है, इस तरह से होती है शहनाई। शहनाई इज़ ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ओरिजिनेट हुआ है। ये वुड का बना होता है मोस्टली, पूरे का पूरी चीज़ वुड के, मेटल का आगे पार्ट लगा होता है। ठीक है, इसमें डबल रीड होती है। डबल रीड क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक साइड पर यहाँ पर ये है रीड, एक साइड पर डबल रीड रहती है। ठीक है, और दूसरी साइड पर मेटल और वुडन फ्लेयर्ड बेल एट द अदर एंड। बेल की तरह दिख रहा है इसे, बेल कहते हैं, फ्लेयर्ड बेल कहते हैं इसको, फ्लेयर्ड बेल एट द अदर एंड। ठीक है, इज एन एंशिएंट रीडेड wood wind instrument from India with a long slim body and bulbous sound bowl with or without keys। तो ये देखो शहनाई कैसे दिखती है, इन जनरल ऐसे दिखती है ये। ठीक है, आगे वुडन भी हो सकता है या फिर हमने कहा था मेटालिक बेल कहते थे ना इसको, क्या मेटालिक क्या बोला, फ्लेयर्ड बेल। ठीक है, फ्लेयर्ड बेल। तो यहाँ पर होल्स रहते हैं और ये रीड रहती है। ठीक है, इसे रीड कहते हैं। ये रीड होती है, ये बीच में मेटालिक पार्ट होता है जिसको धागे से बांधा जाता है और इसके अंदर होल्स होते हैं। 7, 8 और 9 होल्स आर स्टॉप्ड यूजिंग द बॉल ऑफ द फिंगर्स के जो आगे के टिप्स होते हैं ना उससे बजाया जाता है, रोका जाता है, उससे क्रिएट की जाती हैं डिफरेंट साउंड्स। तो लास्ट 2 होल्स आर ऑफन लेफ्ट ओपन एंड यूज फॉर ट्यूनिंग। ठीक है, लास्ट 2 होल्स जो होते हैं इसके। ठीक है, ये होती है रीड की बात कर रहे थे हम, तो ये होती है रीड। ये नीचे जो दिख रही है हमें डबल रीड दिख रही है, ये सिंगल रीड है। सिंगल रीड मतलब ये जो लकड़ी का पार्ट नीचे है इसको रीड कहते हैं। लकड़ी इसमें डबल रीड है, मतलब ऊपर भी लकड़ी का पार्ट होता है, नीचे भी लकड़ी का पार्ट होता है और ये मेटल ट्यूब से कनेक्टेड रहती है। और इसी के अंदर ये माउथ देखिए, माउथ है, ये माउथ से साउंड डाल रहे हैं और इसी से साउंड डालने से एक म्यूज़िकल साउंड क्रिएट होता है। ये देखिए ऐसा दिखता है रीड। ये जो होल है यहाँ पर हम डालेंगे एक मेटालिक पार्ट। ठीक है, और उससे साउंड क्रिएट होता है। जैसे सिंगल रीड मतलब एक ही तरफ लगी, जैसे बांसुरी वगैरह में जो जनरली लोकली मार्केट में मिलती है उसमें सिंगल रीड नीचे की तरफ एक लगा होता है, बाकी रीड लगी होती है। ठीक है, अब इसको बजाते कैसे हैं, थोड़ा सा यूट्यूब से एक शहनाई क्लास में चेक किया था, तो उससे हम देखते हैं कि कैसे बजाई जाती है ये रीड है। रीड अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इसको मैं खोल लेता हूँ, करेंगे इसमें, इसको पुट करेंगे और इसको ये हार्ड होगा तो इसको पानी में वाटर में फुला देंगे, पानी में डाल के इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। एक तरफ पतला है, ये मेटल का पार्ट है, हो जाता है शहनाई में, इसमें जाता है, शहनाई में जाएगा रीड को बांधा जाता है, ये ध्यान देना है। और इसके अंदर हम रीड को लगाते हैं। ये धागे से बांध लेते हैं। इसको एक गांठ बनाए इसमें, ठीक है। रीड को और मेटल पार्ट को धागे से बांधा जाता है। ये अच्छे से लपेट दो घंटे लकड़ी का बांस डाल दें और ये रीड अगर खुल जाता है तो इसको इस पार्ट में डाल के बराबर है, साउंड की क्वालिटी अच्छी है। देखिए रीड का, करेंगे प्लेट से, रीड को बना रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हैं। इसको मैं चेक, ये ठीक है, बज रहा है, हेलो, ये ठीक है, बज रहा है। अब ये माउथ इसमें फिट करना है, ये अच्छे से फिट होने चाहिए, इसे एयर बाहर नहीं आना चाहिए। इसको थोड़ा सा भिगो देते हैं, भिगो दिया। अब इस माउथ पीस को शहनाई में फिट करते हैं।
तो इस तरह से ये शहनाई काम करती है। ठीक है राइट, तो आज का हमारा MCQ ख़त्म हो गया है। राइट, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।